हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी जो इन्वायरमेंटल साइंस, जो पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है, उसके यूनिट नंबर जो 9 है स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, कंपलसरी पेपर है, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, अगर आज अभी मतलब अभी एडमिशन लेते हैं आप इस टाइम, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी भी हो आपका, जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है वो कभी भी हो, चाहे जैन में, फेब में, मार्च में, अभी अपने को डेट नहीं बताना। तो दिसंबर वाला एग्ज़ाम कभी भी हो जब तक आपका एक वीडियोज़ की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसका कोड नंबर 89 है, अगर उसके रजिस्ट्रेशन भी करवाने हैं तो आप करवा सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट इन हाइपोथेसिस। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट इन हाइपोथेसिस, किस तरह के टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन किया है हमने हाइपोथेसिस के और टेस्टिंग के, दो टेस्ट हमने ब्रॉडली डिवाइड कर दिए हैं। एक तो है पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है, और एक है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आप एक बार इनको ना देखें, एक बार पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। अपने आप को, अपने चित्त को रिलैक्स रखना फ्रेंड्स और बात को सुनना। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे टेस्ट जो कुछ पैरामीटर लगा दिए हैं कि ये चीज़ होंगी तभी ये टेस्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप किसी कोई जगह जाते हैं या फिर किसी वैकेंसी में जाते हैं, तो आप पे ये लगा दिया कि ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे या फिर ये चीज़ है आप में, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। यानी कि कुछ आपके पैरामीटर लगा दिए हैं कि ये चीज़ होगी ना तभी ये चीज़ होगी। आप बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लेते हैं आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में, आजकल बड़े बड़े जो स्कूल हैं, तथाकथित बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अगर उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होने चाहिए, बहुत सी बातें करते हैं, तो वो उनमें एडमिशन लेने के एक पैरामीटर डिसाइड हो गए। तो इसी तरह जो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसमें कुछ पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि पहले से कुछ पैरामीटर डिसाइड कर दिए कि जेड टेस्ट वहीं लगेगा जब ये होगा, टी टेस्ट तब ये लगेगा जब ये होगा, सैंपल साइज ये होगा, या फिर पॉपुलेशन नॉन होगी या अननोन होगी। ये सारी चीज़ें यानी कि पहले से पैरामीटर डिसाइड है तभी ये टेस्ट लगेगा। तो पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब समझ गए ना, पहले से कुछ पैरामीटर होंगे वो डिसाइड होंगे, उसी के बेस पे वो टेस्ट लगेंगे। अगर वो पैरामीटर मतलब फिट बैठते हैं तभी वो टेस्ट होगा। बात समझ गए। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से कुछ पैरामीटर डिसाइड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप मेरी बात समझिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट मतलब कुछ पैरामीटर पहले से डिसाइड होते हैं कि ये होंगे तब ये टेस्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। और नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं है। अब यूजीसी नेट चाहे पेपर फर्स्ट हो आपका, जो कंपलसरी पेपर है, वहाँ से भी, क्योंकि रिसर्च में हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और 2 में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट के कौन कौन से हैं, यानी कि एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जैसे ये हो गए और नॉन पैरामीट्रिक के ये हो गए। नीचे मैंने एक टेबल बनाई है, उनमें अच्छे से हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है कि पैरामीट्रिक ये है, नॉन पैरामीट्रिक ये है। यहाँ बस यहाँ समझाना था कि पैरामीट्रिक क्या होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं। पैरामीट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं इनको याद रखना है, और नॉन पैरामीट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उनको भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच वन इज द पैरामीट्रिक टेस्ट, विच वन इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप आराम से ध्यान रखना इस बात को और चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को अच्छे से सुनना है। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। वो तो हमने एक बहुत मोटी मोटी बातें कर ली कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम प्रॉपर डिफरेंस करें और टेक्निकल वर्ड्स में अगर इनका डिफरेंस करें कि कैसे कैसे होगा, अगर स्टैटिस्टिकल भाषा में इसका डिफरेंस करें तो कैसे होगा। अगर इधर है पैरामीट्रिक और इधर है नॉन पैरामीट्रिक, ध्यान रखना इसमें जो प्रॉपर्टी में जो पैरामीट्रिक में होती है वो अजम्पशन होती है, पैरामीट्रिक में अजम्पशंस होती है और नॉन पैरामीट्रिक में अजम्पशन नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो। पैरामीट्रिक में क्या होता है, अजम्पशन होता है, और नॉन पैरामीट्रिक में एजम्पशन नहीं होता। और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू होती है इसमें मेनली होती है मीन वैल्यू। ठीक है, किसमें, पैरामीट्रिक में, और नॉन पैरामीट्रिक में होता है मीडियन वैल्यू। ठीक है, कौन सी होता है, मीडियन वैल्यू।
और इसका जो कोरिलेशन होता है, ठीक है, पैरामीट्रिक में पियर्सन का रहता है। पियर्सन में आपको पता ही है यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, और जो नॉन पैरामीट्रिक होता है इसमें स्पीयरमैन का होता है, जो मतलब रैंक वगैरह की बात करते हैं, ज़्यादा मैथमेटिकल इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है, बात समझ गए, रैंक वगैरह की बात करता है इसमें, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पैरामीट्रिक में होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरामीट्रिक में वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। और नॉन पैरामीट्रिक में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि एक तरह से मनमाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन नॉलेज है वो पैरामीट्रिक में रिक्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे डजंट रिक्वायर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज़ चित्त को शांत करके एक एक चीज़ को समझना। बेसिक अगर पकड़ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन बेस को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पैरामीट्रिक कौन से टेस्ट होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक कौन से होते हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, अनोवा को ही एफ टेस्ट बोलते हैं। ये सारे के सारे जो टेस्ट है ये कौन से टेस्ट हैं, ये पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। कौन से टेस्ट हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, याद रखना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में कौन सा है, क्रुस्कल वैलेंस, ठीक है, मान विटने या यू टेस्ट, मान विटने का यू टेस्ट, और काई स्क्वायर टेस्ट, कौन सा है, काई स्क्वायर टेस्ट। एग्जाम्पल में ये काई स्क्वायर और यू टेस्ट बड़ा अच्छे से पूछा जाता है कि कौन सा इसमें पैरामीट्रिक है और कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये वाला है सारी की सारी नॉन पैरामीट्रिक है और ये सारी की सारी पैरामीट्रिक है टेस्ट, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं, हमें जेड टेस्ट पढ़ना है, टी टेस्ट पढ़ना है, एनोवा या एफ टेस्ट पढ़ना है, और काई स्क्वायर टेस्ट ये पढ़ना है। इतने टेस्ट पढ़ने हैं हमें, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है और यहीं से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपना जेड टेस्ट के बारे में, ठीक है। याद रखना, जेड टेस्ट और टी टेस्ट हो ना तो वो मीन डिफरेंशिएशन, दो मीन की डिफरेंस जानने के लिए यूज़ किया जाता है, जेड और चाहे टी हो इनमें, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जेड टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। A Z test is statistical test used to determine whether two population means are different। मैंने बात की ना Z और T, यानी कि two population means होते हैं, जो population का mean होता है वो different होता है, उन्हीं को डिटरमाइन करने के लिए Z या T टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Z टेस्ट की एक बहुत बड़ी विशेषता है वो ये है, when the variance are known and the sample size is large। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो वेरिएंस है वो नॉन है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नॉन है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है, इसी का स्क्वायर करके हम वेरिएंस निकालते हैं, यही तो बात है ना। तो याद रखना, जब वेरिएंस नॉन है और सैंपल साइज लार्ज है तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट लगाते हैं। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सैंपल साइज लार्ज है और वेरिएंस नॉन है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, जेड टेस्ट लगाएंगे। यहाँ एक बात आपको और समझनी है, ठीक है, लार्ज सैंपल साइज किसको कहेंगे, ठीक है, लार्ज किसको कहते हैं, जहां नंबर जो सैंपल का है वो 30 से ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं लार्ज सैंपल। याद रखना, लार्ज सैंपल किसको बोलते हैं, जहां पे सैंपल का साइज है वो 30 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं लार्ज सैंपल। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, जेड टेस्ट कई बार 30 या 30 से नीचे थोड़ा लग जाता है, 30 पे भी लग जाता है, लेकिन वहाँ इसका कारण होता है कि यहाँ पे वेरिएंस है वो नॉन है हमारे पास, ये नॉन होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो कंडीशन यही है कि सैंपल का साइज बड़ा हो और वेरिएंस नॉन हो, लेकिन अगर हमारे पास कई बार सैंपल कम भी होते हैं या 30 से थोड़ा कम होते हैं, 30 भी होते हैं तो लग जाता है जेड टेस्ट, लेकिन वहाँ पे क्या पता होना चाहिए, वेरिएंस है वो नॉन होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो ये बात आप दोनों ध्यान रखना। मेनली अगर आपको पूछे कि सैंपल साइज लार्ज हो और वेरिएंस नॉन हो तो कौन सा टेस्ट लगेगा, जेड टेस्ट लगेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि सैंपल साइज लार्ज है तो कौन सा जेड टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलो वेरी गुड, ठीक है। और सैंपल मीन्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वेदर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल और नॉट। जो सैंपल का सैंपल मीन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सैंपल मीन्स है वो कैसे होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉर्मल हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, सैंपल का मीन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत बात करी है पिछली वीडियोज़ में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ
गई ना? चलो वेरी गुड, सारी बातें समझ में आती है, आप लोग बहुत समझदार हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह कैसे जेड टेस्ट होता है, क्या होता है, और इसके फॉर्मूले को भी वहीं देख लेंगे कि जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए ही ये टेस्टिंग हो रही है, जेड और टी ये सब है ना, बात समझ गए, पैरामीट्रिक टेस्ट वगैरह सारी बातें समझ गए। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एट ए स्कूल क्लेम दैट द स्टूडेंट इन हिज स्कूल आर अबोव एवरेज इंटेलिजेंस। एक प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल में, और वो ये मानते हैं कि उसके जो स्कूल में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अबोव एवरेज इंटेलिजेंट है, ये बात मानते हैं प्रिंसिपल साहब। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, ए रैंडम सैंपल लिए 30 स्टूडेंट्स के। बात समझना, मैंने क्या कहा, एक प्रिंसिपल साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके स्कूल में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अबोव एवरेज है इंटेलिजेंसी में। ठीक है, ये बात कहते हैं। और उन्होंने एक रैंडम सैम्पलिंग ली 30 स्टूडेंट्स की। किसके लिए? 30 स्टूडेंट्स की। और उनका IQ स्कोर है वो आया 112.5। ये आया IQ स्क्वायर, कितना? 112.5 IQ स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये मानते हैं। अब ये हमें देखना है कि ये इज देयर सफिशिएंट एविडेंस फॉर द प्रिंसिपल क्लेम। ये जो क्लेम करा है प्रिंसिपल ने, ये सफिशिएंट है कि नहीं, बात समझ गए। यानी कि ये है, ये जो कंडीशन है, ये उसने क्या करी है, ये क्लेम किया है कि मेरा जो IQ आया है 30 स्टूडेंट्स का जो IQ आया है, जो सैंपल लिया है उनका 112.5 है। ठीक है, यानी कि ये क्या आया है, ये उसका उन्होंने सैम्पलिंग करके, एनालिसिस करके ये निकाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या टेस्टिंग करती होती है हाइपोथेसिस में, कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी, यही बात करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास दिया हुआ है, द मीन पॉपुलेशन IQ। मीन पॉपुलेशन IQ इज 100 विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15। बात समझ गए। जो मीन पॉपुलेशन IQ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, या तो 15 ज़्यादा या 15 कम, इतना डेविएट हो सकता है। मेरी बात समझ गए? मेरी बात दोबारा समझो। जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे जो स्कूल में छात्र हैं वो छात्र इंटेलिजेंट है, मोर देन एवरेज, और उनका जो IQ आया 30 सैंपल लिए उन्होंने, उनका सैंपल का 30 सैंपल का IQ उन्होंने जो लिया वो कितना आ रहा है, 112.5 आ रहा है कि मेरा इतना है। ठीक है, और जो हमें गिवन है, ठीक है, वो IQ कितना दिया हुआ है, वो मीन पॉपुलेशन का IQ हमें जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके साथ, 15 के साथ। ठीक है, कि 15 कम भी हो सकता है और 15 ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 85 हो सकता है या 115 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो ये बताओ, अभी तक जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया, अभी इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, स्टेट द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, द एक्सेप्टेड फैक्ट इज दैट द पॉपुलेशन मीन 100। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन मीन 100 है, सो जो H0 है, ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया मीन। अगर ये वैल्यू इतनी आती है, ठीक है, मेरी बात समझ गए, इतनी आती है या इतनी आती है तो क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगी अगर बराबर आती है, लेकिन इससे कम होती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, लेकिन आप इतने चक्कर में मत पड़ो, अभी क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना, फिर आगे हम बात करेंगे जब हम कंक्लूजन तक निकलेंगे। आप ये मानो इसका कितना आ गया, 100 है, ये दी हुई है, और ये इसका नल हाइपोथेसिस की वैल्यू है, एक तरह से H0 कितना है, 100 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। चलो स्टेप 2 में बात करते हैं। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है HA, द क्लेम दैट द स्टूडेंट हैव अबोव एवरेज। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि उसकी प्रिंसिपल साहब ने तो अल्टरनेटिव दी है ना कि अबोव एवरेज है, एवरेज तो 100 है, लेकिन अल्टरनेटिव तो क्या कह रहे हैं, अबोव 100 है, तो क्या कह रहे हैं H1, ठीक है, H1 ग्रेटर देन 100 है। अरे ग्रेटर देन 100 है कि नहीं, क्योंकि 112.5 की बात कर रहा है ना। अरे बता दो भाई, प्लीज, समझ में आ रहा है क्या, रिलैक्स रह के समझना, ठीक है, वेरी गुड, 2 बार सुन लेना नहीं समझ में आए तो, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, ये क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है, जो 100 है, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है वो मीन का कितना हो सकता है, 15, यानी कि 85 हो सकता है। मैंने कहा ना प्लस माइनस 15 हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो या तो 85 हो सकता है या 115। तो हमारा ये ग्राफ बन के आ गया, ये बन के आ गया, ठीक है, 115 का। और हमारे पास जो प्रिंसिपल साहब की वैल्यू थी जो उन्होंने निकाली 30 सैंपल लेके, वो कितनी आई थी, 112.5, ये रही,
सैंपल का मीन कितना आया था 112.5 यहाँ आया। ठीक है, वेरी गुड, ये हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया। अब स्टेप 4 में क्या होगा, प्लीज रिलैक्स रह के सुनना, गड़बड़ मत कर देना, हर स्टेप को आराम से सुनना। स्टेप 4 कह रहा है स्टेट द अल्फा लेवल। अब अल्फा लेवल की बात करेंगे। मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, हमने बात करी थी अगर कोई भी अल्फा नहीं दिया हुआ हो यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया हुआ हो तो उसको 5% मान लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में, अगर आप जब क्वेश्चन शुरू में पढ़ रहे थे या तो वो 1% या 5% दे देता, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। अगर नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखा आपने, तो हमने कितना मान लिया, 5% मान लेते हैं। ये मैंने पहले भी बात करी थी। तो स्टेट द अल्फा लेवल, इफ नॉट गिवन एन अल्फा लेवल यूज 5%। ठीक है, अब देखो एन अल्फा लेवल 5% इज इक्वल टू ए जेड स्कोर ऑफ 1.645। ये मैं कहाँ से, ये एक टेबल होती है, उस टेबल में देखना होता है। ठीक है ना, अगर अल्फा लेवल 5 है तो जेड का स्कोर कितना है 1.645 है। ये हमारे पास एक स्कोर है जो टेबल में होता है। ठीक है ना, अरे ये हमारी टेबल में है जो दिया हुआ है जेड का स्कोर, वो कितना है 1.645। ये इतना स्टैंडर्ड है। अगर वैल्यू जो हम जेड की वैल्यू अब निकालेंगे, जो वैल्यू प्रिंसिपल ने 112.5 दी है, उससे अगर जेड की वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर इससे कम आ जाती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, इससे थोड़ी कम आ जाती है तो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ जाती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल साहब ठीक कह रहे थे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे प्लीज़ बता दो आई कि नहीं आई। चलो ठीक है, आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना फॉर्मूला, जेड टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, जेड टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, जेड इजकल टू एक्स का बार माइनस म्यू 0 सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, एक एक चीज़ बता देते हैं। एक्स बार है यहाँ पे मीन ऑफ सैंपल, याद रखना, म्यू नोट है मीन ऑफ पॉपुलेशन, याद रखना पॉपुलेशन है मीन ऑफ, और एक्स बार क्या है, मीन ऑफ सैंपल है। ठीक है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, बात समझ गए। और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। अब जेड में वो वैल्यूज हम रखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है, मीन ऑफ सैंपल कितनी दी थी 112.5, और मीन ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास कितना था 100। ठीक है, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 15 था ना, 100 प्लस माइनस बात करी थी ना। चलो वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सैंपल लिए थे, 30 लिए थे हमने, ये वैल्यू रख दी। अरे वैल्यू रख दी ना, ये रूट है। ठीक है, ये रूट है, वैल्यू रख दी। तो वैल्यू रखी थी तो जेड की वैल्यू हमारे पास आई 4.56। ये जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, याद रखना ये जेड की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 6 में हम देखेंगे कि 4.56 इज ग्रेटर देन 1.645। ये बात है कि नहीं? अरे है ना, हमने बात करी थी जब हमने ऊपर बोला था कि जेड की वैल्यू टेबल में देखी है हमने जब 5% पे, तो कितनी आ रही थी 1.645 आ रही थी टेबल में, और हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रही है 4.56। तो ये 4.56 है, ये ग्रेटर है किससे, 1.645 से। तो इसकी बात सीधी सी बात है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमने बात करी थी ना, अगर इससे ऊपर आ जाएगी तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर इससे कम आती, इफ इट इज लेस देन 1.64 वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर इससे कम आती तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा आ गई तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, अरे बात समझ में आ गई ना। तो सीधी सी बात है, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, यानी कि प्रिंसिपल साहब ठीक बात कह रहे थे कि अबो एवरेज है, क्योंकि एवरेज की बात तो नल कर रहा था ना, और उस प्रिंसिपल साहब कह रहे थे अबो एवरेज है, 112.5 है। तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल साहब की बात ठीक है। अरे यही बात है ना, तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। ठीक है ना, इन दिस केस इट इज ग्रेटर, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड प्रिंसिपल्स क्लेम इज राइट। ये बात थी सारी की सारी। अरे प्लीज़ बता दो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? प्लीज़ समझ में आ गया होगा। आप ऐसे बिल्कुल शांति से, चित्त को शांत करके इस चीज़ को देखना, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, और दैट इज़ टी टेस्ट, और इसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं। और इसमें कुछ ये पैरामीट्रिक है, तो कुछ स्टैंडर्ड तो दिए ही होंगे कि क्या क्या होना चाहिए। द सैंपल साइज 30 और लेस होना चाहिए, 30 या कम होने चाहिए।
ठीक है। और इसमें वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन, ये बात ध्यान रखना। जबकि जेड टेस्ट में नोन था ना ये, तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन। और इसमें रैंडम सैंपल होगा, द सैंपल इज रैंडम, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अननोन है, ठीक है। द पॉपुलेशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखना इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही वहाँ था, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन ये चीज़ें मेन डिफरेंस है जो जेड और टी को डिफ्रेंशिएट करता है। एक तो यहाँ पे सैंपल साइज 30 या लेस, और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन, लेकिन वहाँ पे नॉन था। अरे बात समझ में आ गई क्या? आ गई होगी ना, ठीक है। और यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट का अगर एग्जाम्पल देखें तो वही है एक्स बार, म्यू, एस और एन, ठीक है ना। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये जब कभी आप रिसर्च करोगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे तब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अरे समझ में आ गई, यहाँ सैंपल पे ले लिया इसलिए एस लिया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना ना, वैसे जेड और टी का सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये टी सैंपल की बात हो रही थी, ठीक है। अब मैंने कुछ नोट डाले हैं जेड और टी में, वो थोड़ा अच्छे से समझना। जेड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू टी टेस्ट, ये बात देखना। बट टी टेस्ट आर बेस्ट परफॉर्म्ड व्हेन एन एक्सपेरिमेंट हैज़ ए स्मॉल सैंपल साइज। याद रखना, जब बेस्ट परफॉर्म कब होगा टी टेस्ट? जब स्मॉल सैंपल ऑफ साइज क्या होगा? स्मॉल होगा तब, ठीक है। और क्या बात याद रखनी है? टी टेस्ट एज्यूम द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, ठीक है ना। हम बात करी थी ना कि वहाँ पर पॉपुलेशन अननोन भी बात चलेगी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगी, लेकिन यहाँ पे नोन होना चाहिए। विल जेड टेस्ट एज्यूम इट इज़ नोन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है ना। When the researcher want to test the significance of difference between two means, he or she use either t-test और z-test। ये सारा का सारा कंक्लूजन हमारा z और t-test के बारे में आ जाता है। कोई भी जब रिसर्चर है, कोई भी जो शोध करता है, वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो मीन्स के बीच अगर वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को पता करना चाहता है तो वो कौन सा टेस्ट करेगा? या तो टी टेस्ट करेगा या जेड टेस्ट करेगा। और टी कब करेगा आपको पता है? जब अननोन होगा वेरिएंस और स्मॉल साइज सैंपल होगा, और जस्ट टेस्ट जब नोन होगा और सैंपल साइज बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? ये जेड और टी टेस्ट के बारे में बातें थी फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, एग्जाम्पल के साथ सारी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अनोवा, यानी कि अनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसी को एफ टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनोवा की भी बात करेंगे, यानी कि एफ टेस्ट की बात करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट की भी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ होती है, जेड और टी टेस्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स करके, चित्त को शांत करके, वीडियो एक बार समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया हुआ तो दोबारा देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेते हैं। जेड और टी टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, सारी चीज़ बहुत अच्छी है और सब बढ़िया होगा। और पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप खुश रहिए, कोई भी जीवन में टेंशन नहीं है। टेंशन हमने बनाई है तभी टेंशन है, वरना कोई टेंशन नहीं है। प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को संतुष्ट रखें, शांति से पढ़ाई करें, सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।